7 दिन के लिए जंग रुक तो गई है, लेकिन सीज फायर के कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सिविल वॉर बन गई है और इस वॉर का नाम है सूडान सिविल वॉर। In from Sudan, where we're getting reports of heavy gunfire across the capital. Tensions have been. Forces remain locked in a power struggle despite international calls for a ceasefire. 18 people have been killed in fighting between Sudan's warring sides at a market in the capital, Khartoum. ताकत की लालच और अना की जिद पर मबनी ये जंग अब तक हजारों जानें ले चुकी है, मगर आज भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। लैंड क्रूजर वॉर से लेकर नेशनल और प्राइवेट मिलिट्री के बीच जारी इस जंग का किस्सा आज इस वीडियो में जानते हैं। तो वेलकम टू द ट्रूथ रिवील। सूडान में सिविल वॉर कैसी हुई? सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में इजिप्ट की बॉर्डरिंग कंट्री है। द रिपब्लिक ऑफ सूडान में दारफुर एक वेस्टर्न इलाका है जो इस वीडियो में तारीख का एक अहम मरकज होगा। बेसिकली सूडान में दो किस्म की एथनिसिटीज हैं। पहली अरब अफ्रीकन है। इनकी बात की जाए तो 70% ऑफ पॉपुलेशन इनकी ही है। इनका ओरिजिन अरब कंट्रीज से है। इन शॉर्ट ये लोग माइग्रेट होकर सूडान में आए थे। दूसरे नॉन अरब अफ्रीकन है जिनका ओरिजिन सूडान से ही है। ये दो डिफरेंट एथनिसिटी थी प्राइमरीली सिविल वॉर शुरू होने की एक वजह है, लेकिन आगे बढ़कर डिटेल्स में जानते हैं तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आएंगे। दारफुर की बात की जाए तो ये वो रीजन था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया, मगर जंग को हारने के बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लेकिन 1956 के बाद अंग्रेजों के जाने से सूडान की हुकूमत अरब अफ्रीकन के पास आ गई, जिसमें दारफुर भी शामिल था। दारफुर में ज़्यादा आबादी तो नेटिव अफ्रीकन्स की थी और इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये गुलाम रीजन था जो 1956 के बाद अरब एथनिसिटी वाले सूडान के अंडर आ गया। ये दो फैक्टर्स दारफुर की आवाम को रिवॉल्ट के लिए पुश करने में काफ़ी साबित हुए और यूं एक वाज़ेह लकीर खींच गई अरब और नॉन अरब अफ्रीकन्स के दरमियान। दारफुर के रिवॉल्ट का मुंह बंद करने के लिए सूडान हुकूमत ने इसको काउंटर करने की कोशिश की, मगर मजीद मसले मसाइल बढ़ गए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज सिविल वॉर में शामिल थीं। 1989 में कर्नल उमर अल बशीर फौज की मदद से इक़्तिदार में आए और 1993 को सूडान के प्रेसिडेंट बन गए और देखा देखी ये खुद फील्ड मार्शल भी बन गए। इनके साथ आर्मी चीफ अल फतेह बुरहान बने। 2002 सिविल वॉर की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जहाँ दारफुर के दो प्रोमिनेंट रेबल ऑर्गेनाइजेशन सूडान लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट इकट्ठी हो गई और सूडान की हुकूमत के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन का इरादा किया। ये रेबल ग्रुप, जिन्हें गुरिल्लास भी कहा जाता था, दारफुर में माइनॉरिटी अरब अफ्रीकन्स को निशाना बनाने लग गए। 2003 में मशहूर होने वाली लैंड क्रूजर वॉर्स में यही जॉइंट ऑपरेशन करने वाले रेबल ग्रुप्स एक्सपर्ट थे जो लैंड क्रूजर को वेपनाइज करते थे, यानी उसमें गन्स इंस्टॉल करते थे और डेजर्ट्स में इस्तेमाल करते थे। इन्हें इसी वजह से उमर अल बशीर की सूडानी फोर्सेस पर एडवांटेज भी हासिल था और उनकी वेपनरी को ये चोरी भी कर लिया करते थे। सिविल वॉर के मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें दारफुर के अरब अफ्रीकन्स की भी एक तंजीम शामिल थी जिन्हें जंजवीद कहते थे, यानी ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ जंगजू। दारफुर में अब ये दहशतगर्दी और लूटमार करते थे। ताकत में ये गुरिल्लास के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर थे। जंजवीद का एक हेड हमीदी भी था जो आगे बढ़कर जनरल भी बना। जंजवीद बाद में पैरा मिलिट्री फोर्स रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी कि RSF बन गई। अब बात करते हैं कि प्राइमरी इवेंट सिविल वॉर में कौन कौन से थे। गुरिल्लास के खिलाफ सूडानी फोर्सेस ने 28 अटैक्स किए, जिसमें वो सिर्फ 4 में कामयाब हुए। दारफुर में बढ़ते हुए गुरिल्लास के कंट्रोल को देखते हुए प्रेसिडेंट उमर अल बशीर ने जंजवीद की हेल्प लेने की कोशिश की। जंजवीद से वो जासूसी का काम लिया करते थे और गुरिल्लास के ठिकानों का पता लगाया करते थे। गुरिल्लास के ठिकानों का पता लगने के बाद सूडानी फोर्सेस इन पे एयर स्ट्राइक्स करती थी और इनको तबाह बर्बाद कर देती थी। रेबल ग्रुप एयर स्ट्राइक से सफाई हस्ती से ही मिटना शुरू हुए, मगर उन्होंने इसको काउंटर करने का एक प्लान बनाया। रेबल्स का ये प्लान सूडानी फोर्सेस की एयर बेस में खड़े हुए एयर स्ट्राइक्स करने वाले एयरप्लेन्स यानी जहाज को तबाह करने का था। 25 अप्रैल 2003 को सुबह के अंधेरे वाले वक्त में 317 रेबल्स ने 13 लैंड क्रूजर्स पर एयर बेस अल फसीर की तरफ रवाना हुए और अंधेरे में चेक पोस्ट पर कब्जा करके सूडानीज फौजियों को मारना शुरू हो गए। एयर बेस पर पहुंचकर रेबल्स ने रॉकेट लॉन्चर से 7 एयरप्लेन्स को तबाह कर दिया। जनरल इब्राहिम इस्माइल जो एयरफोर्स के कमांडर थे, उन्हें भी रेबल्स ने अरेस्ट कर लिया। रेबल्स का ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था,
जहां इन्हें बहुत सारी वेपन्सरी मिली, कैदी मिले और गाड़ियां भी मिली। इसके मुकाबले में इनका अपना नुकसान ना होने के बराबर था। इस इवेंट ने जंजवीद को रैपिड रिस्पांस फोर्स बनने पर प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया और इस कहानी में जनरल हमीती की एंट्री होती है जो आरएसएफ के कमांडर बने। इन्हें जनरल का ओहदा भी आरएसएफ के बनने पर ही मिला। जनरल हमीती की ये आरएसएफ रेबल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और 2003 से लेकर 2008 तक उनका कचुम्बर बना दिया। मगर इस कचुम्बर के हिस्से में थोड़े से इनोसेंट सिविलियंस भी आए और इसको देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर अल बशीर को 3 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया। आरएसएफ के ऑपरेशन से तंग आकर आखिरकार सुडान लिबरेशन मूवमेंट ने एक अलग मुल्क साउथ सुडान बनाने का प्लान किया और वो इसमें कामयाब भी हो गए। अब यहाँ कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसका मेन कैरेक्टर जनरल हमीती है। आरएसएफ के कमांडर जो कि गोरिल्लास को कंट्रोल करने के लिए सूडानी हुकूमत के अंडर थे, वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पर काम करने लगे। यही आरएसएफ यमन की जंग में सऊदी अरब की तरफ से लड़ने भी गई थी। जनरल हमीती ने सूडान रशिया डील में भी अपने पर्सनल गोल्ड के बिजनेस को शामिल किया और इसकी माइनिंग में रशिया की हेल्प लेने लगे। जनरल हमीती इस तरह इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने में भी कामयाब हुए, फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। ये याद रखा जाए कि आरएसएफ अब ना सिर्फ एक मजबूत फोर्स बन गई थी बल्कि एक आज़ाद फोर्स भी थी जिसकी उम्मीद प्रेसिडेंट अल बशीर ने बिल्कुल भी नहीं की थी। जैसे ही एक इंसान के पास ताकत आती है वैसे ही उसके पर्सनल गोल्स के दरमियान आने वाली दीवारें गिरने लग जाती हैं। कुछ ऐसा ही जनरल हमीती के साथ हुआ, जो इतनी ताकत और अथॉरिटी के बाद प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के लिए मुसीबत बन गए, क्योंकि जनरल हमीती का गोल अब सूडान की हुकूमत था। 2009 में अवाम भी उमर अल बशीर की गवर्नमेंट से तंग आकर बाहर सड़कों पर आ गए। जनरल हमीती और प्रेसिडेंट अल बशीर के फैसलों ने मुल्क पर ऐसी सैंक्शंस लगवाई जिससे इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब एक अवामी तहरीक शुरू हुई जिसका नारा जमहूरियत था, मगर ये 30 साल से हुकूमत करने वाले प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को बिल्कुल नामंजूर था। उनके हुक्म पर आरएसएफ ने अवाम पर खुली फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे से प्रेसिडेंट अवाम में और अनपॉपुलर हो गए। फिर 2019 में अप्रैल के महीने में कमांडर इन चीफ अल फतेह बुरहान और जनरल हमीती आपस में सर जोड़कर बैठे और इन्होंने मिलकर उमर अल बशीर की कुर्सी उल्टा दी। हुकूमत गिरने के बाद ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल बनी जिसका मकसद सूडान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना था। इस काउंसिल के हेड आर्मी चीफ थे और उनके डिप्टी जनरल हमीती थी। बाकी काउंसिल के मेंबर्स को अपनी मर्जी से निकाल दिया जाता और यूं आहिस्ता से काउंसिल भी अवाम को बेमकसद लगने लग गई। अवाम की तनकीद पर आरएसएफ फिर हरकत में आई और लोगों पर फिर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसके पीछे ज़ाहिर जनरल हमीती ही थे। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। वक्त के साथ साथ जनरल हमीती और आर्मी चीफ अल फतेह बुरहान भी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने लगे। ऑफिशियली आर्मी चीफ के नज़दीक जमहूरी निज़ाम बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक निज़ाम बनाने के लिए ज़रूरी था कि आरएसएफ को सूडान की नेशनल फोर्स में मिक्स कर दिया जाए, लेकिन ये शर्त जनरल हमीती को नामंजूर थी क्योंकि आरएसएफ ही उनकी सूडान पर हुकूमत का दरवाज़ा खोलने की एक चाबी थी। वैसे तो जनरल हमीती ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आरएसएफ को नेशनल फोर्स में शामिल करने के लिए 10 साल का वक्त मांग रहे हैं। जनरल हमीती और आर्मी चीफ की इसी मुख्तलिफ थिंकिंग ने मुल्क में जंग का मैदान बना दिया। अब सूडान के कैपिटल खर्तूम और इस मुख्तलिफ लोकेशंस पर जनरल हमीती की आरएसएफ और आर्मी चीफ अल फतेह बुरहान की नेशनल फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं और फिर से सिविल वॉर का एक मौसम बना दिया है। अब बात करते हैं नुकसानात की। सूडान की लैंड क्रूजर वॉर, फिर आरएसएफ का दारफुर में ऑपरेशन, अवाम का डेमोक्रेसी के लिए रैली निकालने पर जो आरएसएफ ने फायरिंग की, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। जहां दारफुर में 3 लाख नेटिव्स का कत्लेआम हुआ, इसके अलावा आरएसएफ ने 2019 में भी लोगों पर फायरिंग की और इससे हज़ारों लोग मार दिए। ये तो जानी नुकसान की बात है, मगर इसके अलावा सैंक्शंस ने सूडान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जनरल हमीती और आर्मी चीफ अल फतेह बुरहान की क्रॉस फायरिंग और जंग से सूडान कभी एक स्टेबल स्टेट नहीं बन सका और रिपोर्टेडली हलाकतें 400 से 500 तक पहुंच चुकी हैं। कंक्लूजन, 2003 से लेकर अब तक होने वाले तमाम इवेंट्स और ऑपरेशंस की मद में नुकसान और अथॉरिटी का जो भी तबादला हुआ
उससे साबित ज़रूर होता है कि ताकत का नशा इंसान को इंसानियत से बहुत दूर ले जाता है। सूडान भी इस वक्त डिक्टेटरशिप में डूबा हुआ है और एक कमज़ोर मुल्क है, जिसकी वजह से अवाम कई सालों से सिविल वॉर के अज़ाब में फंसी हुई है। क्या आपके ख्याल में ये जंग कभी रुक पाएगी या इसका खात्मा करवाने के लिए मज़ीद इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।